हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम लोग अपनी कंप्यूटर सीरीज का तीसरा टॉपिक जो कि है कंप्यूटर मेमोरी स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी क्या है? तो देखिए, मेमोरी एक आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसमें आप डाटा, इंस्ट्रक्शन और रिजल्ट स्टोर करते हैं। आप जैसे फाइल्स, आपकी वीडियो फाइल्स हो गई, आपके गेम हो गए, ठीक है, आपके प्रोग्राम हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, ये आप सब लोग कहाँ स्टोर करते हैं? ये सब हम लोग जो है मेमोरी में स्टोर करते हैं। और सीपीयू को अगर कोई काम होता है, सीपीयू को अगर कोई फाइल रन करनी होती है, तो पहले कहाँ जाता है? वो मेमोरी से निकालता है, उसके बाद उसे रन करता है। तो सीपीयू फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, इंस्टोर रिजल्ट एंड सेव द फाइनल आउटपुट इन द मेमोरी। ठीक है, कुछ भी हम लोग अगर सेव करते हैं, रन करते हैं, तो वो सब कुछ मेमोरी में सेव होता है। अच्छा, मेमोरी क्या क्या इफेक्ट करती है? देखिए, मेमोरी स्पीड, सिस्टम की स्पीड इफेक्ट करती है, मल्टीटास्किंग इफेक्ट करती है, कैपेसिटी टू रन प्रोग्राम इफेक्ट करती है, और डाटा, अगर आपकी ज़्यादा मेमोरी होगी तो आपके कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी होगी। आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चला पाएंगे, और आपके कंप्यूटर की कैपेसिटी जो प्रोग्राम रन करने की है वो भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा आप डाटा सेव कर पाएंगे। ठीक है। अब मेमोरी होती है दो प्रकार की, एक होती है अपनी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। चलिए देखते हैं। देखिए, मेमोरी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, और इन सबके अलग अलग पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और रजिस्टर। मेन मेमोरी में मेन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, एक रैम, एक रोम, एक स्टैटिक, डायनेमिक, पी रोम, ई इप्रोम और ई पीप्रोम, ई पी रोम। ठीक है, ये रोम के पार्ट होते हैं। वैसे स्टैटिक मेमोरी के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। स्टैटिक मेमोरी मतलब हम लोग की जो हार्ड डिस्क होती है, या फिर हम लोग की जो एसएसडी होती है, पेन ड्राइव होती है, या फिर सीडी ड्राइव, ये सब हार्ड डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। ठीक है, तो इसके पार्ट होते हैं जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो दो तरह की मेमोरी होगी, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये मेमोरी सीपीयू में कहाँ कहाँ होती है, मतलब सीपीयू में इनका प्लेसमेंट कैसा है। देखिए, आप ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपका सीपीयू हो गया, ये ग्रीन एरिया के अंदर आपका सीपीयू हो गया। ठीक है, ये सीपीयू है। सीपीयू के सबसे जो पास होती है और सीपीयू बिल्कुल अंदर होती है, वो होती है आपकी रजिस्टर। उसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर, बिल्कुल सीपीयू के पास में। उसके बाद आती है आपकी कैश मेमोरी, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कैश होती है। ये सीपीयू के अंदर भी हो सकती है या सीपीयू के जस्ट बाहर हो सकती है। थोड़ा उससे दूर आती है आपकी मेन मेमोरी, मेनली जैसे रैम हो गई। और फिर सबसे ज़्यादा दूर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क, ठीक है, एसएसडी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है। तो सीपीयू के सबसे पास क्या है? रजिस्टर, और सीपीयू से सबसे दूर क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर सीपीयू को डाटा चाहिए होगा, तो सीपीयू को सबसे तेज डाटा कौन देगा? रजिस्टर। सीपीयू को सबसे तेज डाटा रजिस्टर देगा, और सबसे धीमा कौन देगा? डिस्क, मतलब सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा सेकेंड डिस्क से डाटा लेने में, और सबसे जल्दी डाटा कौन देगा? रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइमरी प्राइमरी कैश या सेकेंडरी कैश या फिर मेन मेमोरी, उसका डिस्क। ठीक है, उसके बाद डिस्क। तो हम लोग स्पीड ऑर्डर समझें, अगर अगर हम लोग स्पीड ऑर्डर समझें, तो रजिस्टर सबसे फास्ट है। क्यों? क्योंकि वो सीपीयू के सबसे पास में है। फिर सेकंड सेकंड में कैश सबसे पास है, तो फिर ये उससे ज़्यादा फास्ट हो गया। फिर उसके बाद रैम, और फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे फास्ट आपका रजिस्टर हुआ, और फिर सबसे स्लो जो हुआ आपका सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अगर हम लोग कंप्यूटर में मेमोरी की स्पीड देखें, तो सबसे स्लो हुआ सेकेंडरी मेमोरी, और सबसे फास्ट हुआ आपका रजिस्टर। उसका रीज़न यही है कि सीपीयू सबसे पास रजिस्टर होता है, और सबसे दूर जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है तो पहले रजिस्टर में देखता है, रजिस्टर में नहीं मिलता तो कैश में देखता है, कैश में नहीं मिलता तो रैम में देखता है, रैम में नहीं मिलता तो वो सेकेंडरी मेमोरी से लोड करता है। इसे एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, ये सीपीयू है, और ये जो बुक पढ़ रहा है वो रजिस्टर है। ये जो बुक पढ़ रहा है वो रजिस्टर है, ये सीपीयू है, इससे वो डाटा ले रहा है सारा। मान लीजिए इसे कोई डाटा नहीं मिला, तो ये दूसरी बुक में देखेगा। कौन सी बुक में देगा? अपने पास वाली बुक में। और इसके पास में ये बुक है, सबसे पास में ये बुक है, तो ये होंगे आपकी कैश कैश मेमोरी।
अगर उसे इसमें डाटा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो दूसरी सबसे पास वाली बुक में देखेगा, और दूसरे सबसे पास में बुक कौन सी है, ये हो गए आपके रैम। अगर वो डाटा जैसे चाहिए था आपके लड़के को, सीपीयू को, वो डाटा इसमें मिल गया तो ठीक है, अच्छी बात है। और वो अगर डाटा नहीं मिला तो फिर उसे उठ के जाना पड़ेगा अपनी सेल्फ तक, और वहां से बुक निकाल के डाटा लेना पड़ेगा। तो ये सबसे दूर हो गई, तो इसमें लगेगा टाइम, इसलिए ये हो गई स्लो। और सबसे फास्ट कौन सी हो गई, जो उस टाइम वो पढ़ रहा है, मतलब जो उसके हाथ में है, जो सीपीयू के बिल्कुल पास में है, रजिस्टर, तो सबसे फास्ट हो गई रजिस्टर। ठीक है, सेकंड फास्टेस्ट हो गई आपकी कैश, थर्ड नंबर पे आ गई आपकी रैम, और सबसे लास्ट नंबर पे आ गई आपकी सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हो सकती है आपकी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, सबसे फास्ट होती है रजिस्टर क्योंकि वो सीपीयू के अंदर है, और सबसे स्लो होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब हम लोगों ने बताया कि दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। चलिए इन्हें अलग अलग समझते हैं। पहले आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। देखिए, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज। आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम इस टाइम रन कर रहा है, जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम रन कर रहा है, वो प्राइमरी मेमोरी में लोड होकर ही रन हो रहा है। मतलब क्या है कि प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली प्रोसेस्ड बाय यूपीयू। मतलब जो करंटली प्रोग्राम रन कर रहा है वो पहले प्राइमरी मेमोरी में लोड होगा, उसके बाद रन करेगा। ऐसे समझ लीजिए, ये आपके हार्ड डिस्क है, और ये रैम है, और ये सीपीयू है। रैम आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी है। तो अगर आपको कोई डाटा, कोई वीडियो, कोई गेम रन करना है तो पहले प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में लोड होगा, उसके बाद ही सीपीयू उसे रन कर पाएगा, सीपीयू उसे प्रोसेस कर पाएगा। तो पहले डाटा प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है, उसके बाद सीपीयू से रन करता है। व्हेन यू ओपन अ फाइल और ऐप, इट लोड इन अ प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ठीक है, तब सीपीयू इस पर काम करना शुरू कर देता है। और जैसे ही आप इसे बंद करेंगे, जैसे ही आप अपना प्रोग्राम, फाइल, वीडियो बंद करेंगे, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी से गायब हो जाएगा। व्हेन यू क्लोज और शट डाउन, दैट डाटा विल डिसअपियर। ठीक है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आपके कंप्यूटर का पावर ऑफ होगा या फिर आप प्रोग्राम बंद कर देंगे, वो आपकी प्राइमरी मेमोरी से चला जाएगा, मतलब रैम से चला जाएगा मेनली। तो प्राइमरी मेमोरी के क्या फीचर्स हैं कि ये बहुत तेज होती है क्योंकि रैम के पास होती, सीपीयू के पास होती है। तो प्राइमरी मेमोरी बहुत तेज होती है, सेकेंडरी मेमोरी से काफ़ी तेज होती है। लिमिटेड स्पेस होती है, मतलब 4 GB, 8 GB, 16 GB या 32 GB। आप अपने जैसे लैपटॉप खरीदते होंगे या स्मार्टफोन खरीदते होंगे तो उसमें आता होगा कि रैम कितने की है, 4 GB की रैम है कि 8 GB की रैम है कि 16 GB की रैम है। तो आपको पता होगा कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ज़्यादा आपका फ़ोन हैंग नहीं करेगा, लैपटॉप हैंग नहीं करेगा, और उतना ही ज़्यादा आप बड़े गेम, बड़े प्रोग्राम चला सकेंगे। ठीक है? जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतना ही बड़े प्रोग्राम रन कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे गेम खेल सकेंगे उसमें। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही बेटर है। हार्ड डिस्क मेनली जो होती है वो 500 GB, 1 TB तक की होती है, तो ये अंतर है। इसमें रैम की जो है लिमिटेड कैपेसिटी होती है प्राइमरी मेमोरी की। ये वोलेटाइल इन नेचर होती है। वोलेटाइल को मैंने बता दिया, मतलब कि जैसे ही आप अपना कंप्यूटर की पावर ऑफ करेंगे, आप अपने लैपटॉप की पावर ऑफ करेंगे, जो भी रैम में डाटा होगा वो चला जाएगा, वो रहेगा नहीं। जो भी प्रोग्राम या कोई भी आपने प्रोग्राम या कोई फाइल लोड करी होगी रैम में, सीपीयू ने लोड करी होगी रैम में, वो जैसे ही पावर ऑफ होगा चली जाएगी, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। आपका जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर बंद, जो भी रैम में लोड होगा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि रोम जो होती है, रोम भी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। रोम भी एक प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये एकमात्र मेमोरी है जो नॉन वोलेटाइल है, रोम। ठीक है, याद रखिएगा। डायरेक्टली एसेसिबल बाय सीपीयू। ठीक है, सीपीयू डाटा जो है हार्ड डिस्क से नहीं उठाता है, सीपीयू डाटा पहले रैम में लोड कराता है, प्राइमरी मेमोरी में लोड कराता है उसे रन करने से पहले। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी एक तरीके से ब्रिज का काम करती है सीपीयू और स्टोरेज के बीच में। एक तरीके से ये ब्रिज का काम कनेक्ट करती है, कनेक्शन का काम करती है सीपीयू और स्टोरेज के बीच में। अब प्राइमरी मेमोरी के टाइप कितने होते हैं? देखिए, प्राइमरी मेमोरी 4 टाइप की है, जैसे रैम, रोम, कैश और रजिस्टर।
ठीक है, देखते हैं एक एक करके। पहले आते हैं रैम पे। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो जो आपके इस टाइम कंप्यूटर या लैपटॉप में डाटा चल रहा है, जो प्रोग्राम रन हो रहा है, वो जो है रैम में स्टोर होता है। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर टेम्परेरी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग। जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम रन कर रहा है, वो रैम में पहले लोड हुआ है और वही प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में रन हो रहा है। ठीक है, तो वो टेम्परेरी डाटा और इंस्ट्रक्शन जो भी आपके कंप्यूटर में चल रहा है, वो रैम में लोड होकर ही चल रहा है। इसे रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं? इसका नाम रैंडम एक्सेस क्यों है? इसका नाम रैंडम एक्सेस इसलिए है कि आपका सीपीयू रैम की किसी लोकेशन से भी डाटा उठा सकता है एट रैंडम। ठीक है, सेम टाइम में सीपीयू कैन एक्सेस एनी लोकेशन इन रैम डायरेक्टली इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम विदाउट नीडिंग टू मूव सीक्वेंसली। मतलब आपका जो सीपीयू है, वो रैम कि किसी भी लोकेशन से डाटा उसी सेम टाइम में उठा सकता है। उसे सीक्वेंस से नहीं मूव करना कि पहले ये डाटा उठाएगा कि दूसरा डाटा उठाएगा। वो उसे उतना ही टाइम लगेगा आपकी रैम की किसी लोकेशन से भी डाटा उठाने के लिए, सेम टाइम लगेगा। रैम की पूरी लोकेशन से किसी भी लोकेशन से वो डाटा सेम टाइम में उठा सकता है, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस कहते हैं। उसे सेम टाइम लगेगा किसी भी लोकेशन से डाटा उठाने के लिए। ये एक तरह की वोलेटाइल मेमोरी होती है, मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑफ करेंगे, ये मेमोरी चली जाएगी। हम लोग रैम की जो स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज़ या एमटीएस में नापते हैं। मेगाहर्ट्ज़ मतलब दो, जैसे फॉर एग्जांपल 2400 मेगाहर्ट्ज़ या 5600 एमटीएस। जब आप मोबाइल या अपने लैपटॉप खरीदने जाते होंगे तो उसमें रैम के आगे इसकी स्पीड भी लिखी होती होगी। रैम का इन्वेंशन जो है रॉबर्ट एस डिनार्ड ने किया था 1967 में। ठीक है, एक बात याद रखिएगा आप कि अगर आपके कंप्यूटर की रैम जितनी अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा रैम होगी, उतना ही आपका कंप्यूटर स्मूथ चलेगा, क्रैश नहीं करेगा। ठीक है, और बड़े बड़े हैवी प्रोग्राम चला पाएगा। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही ज़्यादा हैवी प्रोग्राम वो चला पाएगा। अगर आपकी रैम कम होगी तो हो सकता है आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए। ठीक है, आप हो सकता है आपका कंप्यूटर स्लो हो जाए या फिर उसे वर्चुअल मेमोरी की ज़रूरत पड़े। वर्चुअल मेमोरी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ रैम देख लेते हैं। दो तरह की रैम होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। चलिए समझते हैं। पहले आता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो होती है वो फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है उसके अंदर, और फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनता है आपका ट्रांजिस्टर से। तो रैम जो होती है स्टैटिक रैम, वो ट्रांजिस्टर की बनी होती है, उसमें ट्रांजिस्टर होता है और वो सर्किट जो होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप सर्किट। ठीक है, तो यही डाटा आपका स्टोर करता है। और जो ट्रांजिस्टर है और जो फ्लिप फ्लॉप सर्किट है, इसमें जब तक आप पावर देंगे तब तक डाटा बना रहेगा। मतलब इसे रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं है, इसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक पावर रहेगी तब तक इसमें डाटा बना रहेगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे डी रैम है, डी रैम हम लोग आगे पढ़ेंगे। डी रैम बनी होती है कैपेसिटर की, और कैपेसिटर में डाटा लूज होने के चांसेस रहते हैं। कैपेसिटर में डाटा लूज हो जाता है, इसलिए इसे रिफ्रेश करना पड़ता है। बार बार। लेकिन ऐसा स्टैटिक रैम के साथ नहीं है। ये फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है और इसमें जब तक पावर रहेगी तब तक ये सारा डाटा मेंटेन करी रहेगी, इसलिए इसे रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं है। और ये डी रैम से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये डी रैम से काफ़ी फास्ट होती है क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट की बनी होती है, इसलिए एक्सपेंसिव भी होती है। ये कॉस्टली होती है। एस रैम कॉस्टली होती है, इसलिए इसका हम लोग यूज़ वहीं करते हैं जहाँ हम लोग को बहुत छोटी अमाउंट में मेमोरी चाहिए होती है। जैसे कैश मेमोरी। कैश मेमोरी हम लोग को मेनली केबी या एमबी में चाहिए होती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी के लिए हम लोग एस रैम का यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत छोटी अमाउंट मेमोरी चाहिए, बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है, और क्योंकि हम लोग को पता है कि ये कैश एस रैम जो महंगी होती है, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसलिए हम लोग छोटी मेमोरी यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर इसे हम लोग रैम स्टिक में यूज़ करने लगे, अपने कंप्यूटर के रैम में यूज़ करने लगे, तो आपका जो लैपटॉप है, कंप्यूटर बहुत महंगा हो जाएगा। अगर हम लोग एस रैम का यूज़ अपनी रैम में करने लगे, क्योंकि रैम होती है आपकी जीबी में
और उतनी बड़ी रैम SRAM लगाना, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कंप्यूटर लैपटॉप बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए हम लोग वहीं यूज़ करते हैं जहाँ बहुत छोटी मेमोरी चाहिए होती है, मतलब कैश मेमोरी में ही हम लोग SRAM का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसे रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल याद रखिएगा कि SRAM को रिफ्रेश साइकिल की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत कॉस्टली होती है और मेनली इसे हम लोग कैश के लिए यूज़ करते हैं, रैम के लिए नहीं। इसे हम लोग कैश मेमोरी के लिए यूज़ करते हैं, ना कि रैम के लिए। अब आती है आपकी डायनेमिक रैम, ठीक है? डायनेमिक रैम कैपेसिटर की बनी होती है, ठीक है? इसमें जो है इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में डाटा स्टोर होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में डाटा स्टोर होता है, और क्योंकि ये कैपेसिटर की बनी होती है तो इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो ओवर द टाइम लीक होता रहता है। मतलब अगर आपने इसे रिफ्रेश नहीं किया, अगर ये रिफ्रेश नहीं हुई, तो इसमें जो डाटा स्टोर है वो लीक हो जाएगा, डाटा उसका लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए डी रैम को लगातार रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है, और हम लोग को रिफ्रेश नहीं करना होता, कंप्यूटर अपने आप ही रिफ्रेश करता है उसे। कंप्यूटर जो है अपने आप ही उसे रिफ्रेश करता रहता है कि डाटा जो है लूज ना हो उसके अंदर, क्योंकि ये कैपेसिटर की बनी होती है। ये डी रैम जो होती है थोड़ी स्लो होती है एस रैम से, क्योंकि इसे रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, इसलिए डी रैम स्लो भी होती है और चीप भी होती है। ये चीप भी होती है और स्लो भी होती है। इसका हम लोग जो आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में जो रैम यूज़ होती है, वो डी रैम ही होती है। आपके जो लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप हुए, उसमें जो भी रैम होगी, वो मेनली जो है डी रैम ही होगी। तो ये थोड़ी स्लो होती है, ठीक है? इसे रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और ये थोड़ी चीप भी होती है, और मेनली इसका काम हम लोग जो आपके कंप्यूटर में रैम पड़ती है, उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? फिर टाइप ऑफ डी रैम, कितने प्रकार की डी रैम होती हैं? तो उसमें आपके आएगी पहले एसडी रैम। इसका नाम है सिंक्रोनस डी रैम। सिंक्रोनस डी रैम मतलब क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनाइज़ कर लेती है सीपीयू क्लॉक के साथ। जो आपका सीपीयू क्लॉक है, जो सीपीयू का साइकिल है, जो सीपीयू का साइकिल है उसके साथ इसे सिंक्रोनाइज़ कर लेती है। मतलब जैसे ही सीपीयू डाटा माँगेगा, वो तुरंत डाटा दे देगी। जैसे ही सीपीयू डाटा माँगेगा, तुरंत डाटा दे देगी, क्योंकि ये सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज़ है। सीपीयू के क्लॉक का सिंक्रोनाइज़र सीपीयू के साथ चल रहा है। और जो नॉर्मल डी रैम होती है, वो सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज़ नहीं होती। मान लीजिए सीपीयू ने डाटा माँगा कि हमें ये डाटा चाहिए, तो हो सकता है थोड़ा बीच में पॉज़ आ जाए। लेकिन एसडी रैम जो है वो सीपीयू के साथ सिंक्रोनाइज है, सीपीयू के क्लॉक साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज है। तो सीपीयू जैसे ही डाटा मांगेगा, ये रैम तुरंत डाटा दे देगी। तो ये थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है? ये बहुत फास्ट होती है नॉर्मल डी रैम के मुकाबले। अब आती है आपकी ईसीसी डी रैम, एरर करेक्टिंग कोड डी रैम। होता क्या है, मान लीजिए कोई आपकी रैम में कोई डाटा गलत आ गया, तो ये रैम जो है उस डाटा को अपने आप ही करेक्ट कर देगी कंप्यूटर के लिए। The DRAM is a type of RAM that can detect and correct the memory's error it automatically। कोई भी अगर मान लीजिए मेमोरी में किसी प्रकार का डाटा गलत आ गया, तो इसे करेक्ट कर देगी। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल रैम है, उसमें से कोई छोटा सा एरर आ गया, 0 की जगह 1 हो गया, 1 की जगह 0 हो गया, हीट या रेडिएशन की वजह से। तो अगर ईसीसी डी रैम होगी, तो ऐसे वो एरर को फाइंड कर लेगी और उसे फिक्स कर देगी, ठीक है? तो ये इसका काम है। अब हम लोग देखते हैं DDR SD रैम। हम लोगों ने पीछे पढ़ी SD रैम, उसी का एडवांस वर्जन है DDR SD रैम। देखिए होता क्या है कि जो SD रैम होती है, उसके एक साइकिल में एक बार डाटा जाता है। ये देखिए एक साइकिल है, तो इसके एक साइकिल में एक बार डाटा जा रहा है। लेकिन DDR मतलब होता है डबल डाटा रेट, ठीक है? डबल डाटा रेट SD रैम मतलब एक साइकिल में 2 बार डाटा जाता है। तो ये और भी फास्ट होती है एसडी रैम से। DDR एसडी रैम से और भी फास्ट होती है। तो नॉर्मल एसडी रैम में जो है डाटा इज सेंड वंस पर क्लॉक साइकिल, डाटा एक बार जाता है। लेकिन DDR में आपका एक ही साइकिल में 2 बार डाटा जाता है, इसलिए ये फास्ट होती है। एक साइकिल में 2 बार डाटा है, इसलिए ये फास्ट होती है। अब इसके अलग अलग जनरेशन है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5, ठीक है? ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। फिर DDR2 का 3 है, ये इसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। फिर ये और इम्प्रूव आई, जो इस टाइम लेटेस्ट चल रही है वो DDR5 है, ठीक है? ये सबसे लेटेस्ट जनरेशन है और ये सबसे फास्ट भी है, DDR5। अब रोम क्या होती है हम लोग देखते हैं।
रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये वो प्रोग्राम और वो इंस्ट्रक्शन स्टोर करती है जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शन रिक्वायर फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर जो रोम होती है आपकी, वो प्रोग्राम और वो इंस्ट्रक्शन और फर्मवेयर स्टोर करती है जो आपका कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब क्या, कि ये डाटा लूज़ नहीं करती। अगर आप कंप्यूटर ऑफ भी कर देंगे तो ये डाटा लूज़ नहीं करेगी। इसमें डाटा वैसा का वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, तो रोम में जो है कुछ स्मॉल प्रोग्राम होते हैं जैसे BIOS या UEF फर्मवेयर। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इसके अंदर फीड होते हैं और जैसे ही आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये आपके हार्डवेयर कंपोनेंट और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है, उन्हें मिला देता है। ठीक है, ये काम है मेनली रोम का। तो मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में रोम नहीं हुई तो आप अपना कंप्यूटर बूट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब आप अपना कंप्यूटर को स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोम में वो प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। ठीक है, और रोम की स्पीड जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है रैम से। क्यों? क्योंकि रैम तो एक्टिव प्रोसेस में वर्क करता है ना, रैम तो पूरे टाइम वर्क करता है। रोम का काम होता है कि आपके कंप्यूटर को बस किसी तरह स्टार्ट कर दें, आपके कंप्यूटर को बूटिंग में मदद कर दें। ठीक है, हम लोग बूटिंग कहते हैं। अगर आपका कंप्यूटर बूट करा दे, रोम का काम यही है। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब ये डाटा अपना नहीं खोती है कंप्यूटर ऑफ करने पे। ये अगर डाटा खो देगी तो आपका कंप्यूटर ऑफ ऑन ही नहीं होगा। अब 3-4 तरह की रोम होती हैं, चलिए देखते हैं एक एक करके। पहली आती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका क्या मतलब है? पी रोम, ये रही आपकी पी रोम। इसमें डाटा सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। इसमें डाटा सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। ये पी रोम ब्लैंक आती है, कंपनी जो है इसे ब्लैंक प्रोवाइड कराती है, और यूज़र है या कोई भी सर्वर या कंपनी जो सर्विस या कंपनी इसे खरीदती है तो उसमें इस डाटा एक बार लिख सकती है, बस वंस रिटन। उसके बाद इसे इरेज या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये है पी रोम, वन टाइम प्रोग्रामेबल। ठीक है, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, बस एक बार डाटा लिख गया तो ना वो डिलीट होगा ना इरेज होगा। फिर आती है आपकी मास्क रोम। मास्क रोम में क्या होता है, आपकी जो डाटा है वो मैन्युफैक्चरर ही लिख के भेजता है। जो डाटा है वो मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है वही डाल के देता है। तो उसमें डाटा ना आप चेंज कर सकते ना इरेज कर सकते, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो जैसी आई है डाटा में जितना पड़ा है वही रहेगा। उसका डाटा आप ना चेंज कर सकते हैं ना इरेज कर सकते हैं। वो होती है मास्क रोम, उसमें मैन्युफैक्चरर खुद डाटा डाल के देता है। फिर आपके आती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो है, ये देखिए ये रही आपकी। इसमें जो है आप डाटा डाल भी सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं, मतलब इरेज भी कर सकते हैं और रीराइट भी कर सकते हैं। और डिलीट कैसे करेंगे? अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू। इसमें यूवी रेस का यूज किया जाता है डाटा को डिलीट करने के लिए। ये आपकी इप्रोम है। ठीक है, ये आपकी इप्रोम है। और इसमें देखिए कि गोल, ये देख रहे हैं आप, ये एक विंडो होती है। होता क्या है कि इस चिप को पहले कंप्यूटर से निकाल लेते हैं और फिर इस विंडो के थ्रू हम लोग इसमें यूवी रेस डालते हैं। क्या डालते हैं? यूवी लाइट। जब यूवी लाइट डालते हैं तो इसमें जो डाटा होता है वो इरेज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जितना भी डाटा होगा वो एक बार में पूरा इरेज हो जाएगा। तो इसमें एक कॉर्ड्स विंडो होती है और इसके थ्रू हम यूवी लाइट डालते हैं, जिससे डाटा आपका इरेज हो जाता है। देखिए, ठीक है, और इसे फिर हम दोबारा राइट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप यूवी रेस डालेंगे ना तो एक बार में सारा डाटा चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा डाटा रख लिया, थोड़ा बचा लिया। जो भी डाटा होगा वो एक बार में पूरी खाली हो जाएगी ये। ठीक है, इंटायर चिप मस्ट बी इरेज एज वंस। सारा डाटा चला जाएगा, आप इसमें सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे कौन सा डाटा रखना है कौन सा नहीं रखना है। एक बार में सारा डाटा चला जाएगा और उसके बाद आप इसमें दोबारा डाटा डाल सकते हैं। फिर आपकी आती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक है, इस रोम को भी जो है इरेज किया जा सकता है और दोबारा लिखा जा सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल का यूज होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। ये इलेक्ट्रिकली की जाती है। पीछे हम लोग यूवी रेस का यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें डाटा जो भी लिखा जाएगा या मिटाया जाएगा वो इलेक्ट्रिकली किया जाएगा। और इसके लिए आपको कंप्यूटर से चिप को बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर में लगे लगे भी आप इसमें ये काम कर सकते हैं। देखिए, ये है आपकी ईईपी रोम। ठीक है,
इसमें एक और खास बात है, जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था कि डाटा एक बार में पूरा खत्म हो जा रहा था, मतलब आप सेलेक्ट नहीं कर सकते थे कि आपको कौन सा डाटा रखना है, कौन सा मिटाना है। लेकिन इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा डाटा आपको रखना है। आप इसमें छोटे ब्लॉक में डाटा डिलीट होगा, छोटे बाइट्स या बिट्स बिट्स या बाइट्स में डाटा डिलीट होगा, ठीक है। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा डाटा डिलीट करना है, कौन सा रखना है, ठीक है। इरेज एंड रिटर्न इलेक्ट्रिकली कैन बी अपडेटेड व्हाइल द कनेक्टेड। आपको रैम को रोम को आपको कंप्यूटर से निकालने की जरूरत नहीं है, लगे लगे आप कर सकते हैं। यूज इन BIOS एंड UE फर्मवेयर। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो आपने पीछे EPROM पढ़ी उसका एडवांस वर्जन है। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो आपने पीछे पढ़ी उसमें जो भी डाटा है वो आप बिट या बाइट में डिलीट कर सकते हैं, मतलब बहुत छोटे स्मॉल ब्लॉक्स में। जो भी डाटा डिलीट होगा उससे इरेज होगा वो छोटे ब्लॉक्स में होगा। लेकिन जो एडवांस EPROM है इसमें जो भी डाटा डिलीट होगा वो लार्ज ब्लॉक में होगा, मतलब KB या MB में हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये फास्ट है और कॉम्पैक्ट भी है। इसमें जो डाटा हो रहा था वो स्मॉल बाइट्स या स्मॉल ब्लॉक में हो रहा था, तो टाइम भी लगता, ठीक है। लेकिन इसमें जो डाटा डिलीट होगा वो लार्ज ब्लॉक में होगा, मतलब आपका जो डाटा बड़े ब्लॉक में KB या MB में डिलीट हो सकता है। इसमें छोटी चीज में डिलीट नहीं होगा, बिट और बाइट में डिलीट नहीं होगा, KB या MB में डिलीट होगा, इसलिए फास्ट और कॉम्पैक्ट भी है। इस टेक्नोलॉजी का यूज जो है हम लोग पेन ड्राइव, SSD, मेमोरी कार्ड में करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपकी जो है फ्लैश मेमोरी, इसमें इसका यहाँ पे यूज होता है, एडवांस EPROM का यहाँ पेन ड्राइव में या फिर आपके SSD में यूज होता है। अब हम लोग रैम और रोम के बीच में अंतर देख लेते हैं। देखिए, रैम यूज फॉर टेम्परेरी डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। जो भी आपका पहले कंप्यूटर प्रोग्राम लोड होगा वो पहले रैम में लोड होगा डाटा प्रोसेसिंग के लिए। और ये क्या करती है, स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शन, जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, बूट करने के लिए जरूरी है, वो इंस्ट्रक्शन जो है ये स्टोर करती है। ये वोल्टाइल होती है, मतलब जैसे ही आप पावर ऑफ करेंगे सारा डाटा चला जाएगा। ये नॉन वोल्टाइल होती है, इसमें सारा डाटा रहेगा, क्योंकि ये तो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने का प्रोग्राम स्टोर करती है। ये फास्टर होती है रोम से, ये स्लोअर होती है रैम से। स्टोर डाटा ओनली व्हेन प्रोग्राम इज रनिंग, ठीक है। जो भी आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा वो रैम में स्टोर होगा। स्टोर डाटा नीड फॉर बूटिंग एंड हार्डवेयर कंट्रोल, ठीक है। जो डाटा आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, बूटिंग में या फिर हार्डवेयर कंट्रोल के लिए चाहिए होगा वो डाटा रोम में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये कंप्यूटर के चलते समय, मतलब जब कंप्यूटर आपका रन कर रहा होगा तब चाहिए होगी, और ये कंप्यूटर के स्टार्टिंग के समय जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तब चाहिए होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी बड़ी होती है और ये उसके मुकाबले थोड़ी छोटी होती है, इसकी कैपेसिटी थोड़ी छोटी होती है। अब हम लोग देखते हैं कैश मेमोरी क्या होती है। तो कैश मेमोरी ये देखिए, पहले सीपीयू के सबसे पास में रजिस्टर हो गया, और सीपीयू के सेकंड सबसे पास में कौन सा हुआ, कैश मेमोरी। तो ये एक बहुत ही छोटी सी मेमोरी होती है और बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। बहुत ही छोटी सी मेमोरी होती है और बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो सीपीयू को जब भी कोई डाटा चाहिए होता है तो पहले वो कैश में देखता है, रैम से पहले। वो कैश में देखता है रैम से पहले, जब उसे कैश में नहीं मिलता है तब वो रैम में लोड करता है। तो कैश मेमोरी क्या लोड करती है, कैश मेमोरी वो चीज लोड करती है जो सीपीयू को तुरंत तुरंत और फ्रिक्वेंटली चाहिए रहता है। स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा सो दैट द सीपीयू कैन एक्सेस मच फास्ट बेटर देन फ्रॉम द मेन रैम। जो भी सीपीयू को तुरंत तुरंत चाहिए होगा इंस्ट्रक्शन, या सीपीयू जो मेनली यूज करता है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली यूज करता है, लगातार यूज कर रहा है, वो कैश मेमोरी जो है सेव कर लेगी, ताकि सीपीयू को रैम की तरफ से डाटा ना लेना पड़े। और इस वजह से आपका कंप्यूटर थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को अगर रैम से बार बार डाटा लेना हो पड़ेगा तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। इसलिए कैश मेमोरी उस डाटा को पहले ही अपने पास सेव कर लेती है, ताकि सीपीयू आपका कंप्यूटर जो है फास्ट रहे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे कह सकते हैं स्पीड बफर। ये जो है आपकी कैश मेमोरी, रैम और आपके सीपीयू की एक तरीके से स्पीड बफर है, ठीक है। अगर सीपीयू को बार बार रैम से लेना पड़ेगा तो आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो इस बीच में आ जाती है कैश। कैश पहले से ही वो सारा डाटा, फ्रिक्वेंटली यूज डाटा
जो बार बार यूज़ हो रहा है उसे पहले से स्टोर कर लेगी ताकि सीपीयू यहीं से उठा सके डायरेक्ट, और इस वजह से आपका कंप्यूटर भी थोड़ा फास्ट चलेगा। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये एक तरीके से स्पीड बफर का काम करती है। अगर कैश नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाएगा। कैश इज एक्सट्रीमली फास्ट एंड ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स। कैश बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। समझ लीजिए सीपीयू रजिस्टर के बाद सबसे फास्ट जो होती है वो कैश मेमोरी होती है। ये बहुत छोटी होती है, मेनली ज़्यादा एमबी या केबी में होती है। ठीक है, ये एक्सपेंसिव होती है क्योंकि ये एसरैम से बनती है। ठीक है, और फास्ट भी होती है। ये फास्ट भी होती है और कॉस्टलियर भी होती है। ठीक है, कैश मेमोरी हम लोग एसरैम का यूज़ करते हैं। और कैश वर्क ऑटोमेटिकली, मतलब इसमें जो डाटा आ रहा है या जा रहा है वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो कंप्यूटर खुद ही डिसाइड करेगा कि कौन सा डाटा फ्रिक्वेंट यूज़ हो रहा है और कौन सा डाटा कैश मेमोरी के अंदर सेव रहेगा। ठीक है, तो वो कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है। इसमें हम लोग मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते कि कैश में ये डाटा रहेगा, कैश में ये डाटा नहीं रहेगा। ये कंप्यूटर खुद डिसाइड करता है। अब देखिए एक बात समझिए, मान लीजिए सीपीयू है, अगर ये कैश में कोई डाटा ढूंढता है, इसे कोई डाटा चाहिए कैश से कि हमें ये डाटा चाहिए, अगर उसे वो डाटा मिल गया कैश में तो उसे हम लोग कहेंगे कैश हिट, कि उसे वो डाटा तुरंत वहाँ से मिल गया, सीपीयू को वो डाटा वहाँ कैश से मिल गया, वो डाटा इंस्ट्रक्शन। और मान लीजिए उसे वो डाटा नहीं मिला, वो डाटा नहीं मिला तो वो फिर कहाँ जाएगा, रैम में। सीपीयू कहाँ जाएगा, रैम में देखेगा, क्योंकि उसे कैश में डाटा नहीं मिला तो उसे हम लोग कहेंगे कैश मिस। उसे हम लोग कहेंगे कैश मिस, क्योंकि उसे डाटा कैश में नहीं मिला, अब उसे रैम की तरफ जाना पड़ रहा है डाटा लेने के लिए। ठीक है, तो कैश हिट समझ गए, जब डाटा मिल गया तो कैश हिट, डाटा नहीं मिला तो कैश मिस, और डाटा नहीं मिला तो फिर वो डाटा जो है रैम से आएगा या उसके आगे से आएगा, कहीं से भी आएगा, क्योंकि डाटा नहीं मिला उसे तो फिर वो रैम में देखेगा या फिर आगे सेकेंडरी मेमोरी में देखेगा। अच्छा, हम लोग को पता है कि कैश मेमोरी बहुत छोटी होती है, केबी में होती है, एमबी में होती है, साफ सी बात है ना। तो वो सारा डाटा तो साथ में रख नहीं सकती, तो कुछ डाटा उसे निकालना भी तो होता होगा ताकि नया डाटा आ सके, क्योंकि सी कैश मेमोरी बहुत छोटी है तो उसे कुछ ना कुछ डाटा निकालना होगा। तो वो काम करता है दो एल्गोरिथम। ये है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एलआरयू, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या मतलब है, देखिए, जो डाटा बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है वो कैश मेमोरी निकाल देगी अपने पास से, वो कैश मेमोरी निकाल देगी ताकि नया डाटा आ सके, उसे हम लोग कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। और फिर आता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया था वो पहले जाएगा, जो डाटा कैश मेमोरी में पहले आया था उसे ही कैश मेमोरी पहले निकाल देगी। ठीक है, रिमूव ओल्डर चाहता, इस तरीके से कैश मेमोरी अपने आप को खाली रखती है ताकि नया डाटा ले सके। इस तरीके से अपना कैश मेमोरी अपने आप को खाली रखती है ताकि नया डाटा बार बार वो ले सके। कैश कंटिन्यूसली अपडेट सिस्टम, ठीक है, कैश अपने आप को खुद ही ऑटोमेटिकली अपडेट करती है कि कौन सा डाटा जरूरी है सीपीयू के लिए, तो वो अपने पास रखे है। तो इंश्योर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रिक्वेंट डाटा यूज स्टे क्लोजेस्ट टू सीपीयू। कैश खुद डिसाइड करेगी कौन सा डाटा रहेगा कौन सा निकलेगा, ताकि सीपीयू को डाटा तुरंत तुरंत मिल सके। ठीक है, तभी आपका कंप्यूटर फास्ट रहेगा। अब देखिए, कैश मेमोरी के तीन कंपोनेंट हैं, L1, L2 और L3। समझते हैं, देखिए, L1 पहले कंप्यूटर में, जो पहले कंप्यूटर आते थे उनमें ज़्यादा सिर्फ L1 होती थी, फिर थोड़ा और मॉडर्न हुए तो L1 और L2 दोनों मिलने लगी। अब जो आजकल के कंप्यूटर है, आज की जनरेशन कंप्यूटर है, उसमें L1, L2 और L3 कैश तीनों आते हैं। तो L1 जो है सबसे पास में होता है, देखिए बिल्कुल सीपीयू चिप के अंदर है L1, उससे थोड़ा दूर आपका L2 है और उससे थोड़ा दूर आपका L3 है। तो सबसे पास में कौन सा है, L1, फिर L2 और सबसे दूर L3। अब समझते थे, देखिए, L1 कैश है वो सबसे फास्टेस्ट है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है। सबसे फास्टेस्ट क्यों है, क्योंकि बिल्कुल सीपीयू के कोर के अंदर है, सीपीयू के कोर के अंदर है, बिल्कुल चिपका हुआ है उससे। और सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब ये, मतलब 32 से 128 केबी के पास रहता है। तो सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है, ठीक है, तो वो L1 में देखता है, क्योंकि L1 सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, सबसे फ्रिक्वेंट डाटा स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है L2, उसके बाद आता है आपका L2 कैश। ये थोड़ा दूर होता है और ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये L1 से स्लो होता है। L2 कैश थोड़ा बड़ा होता है और L1 से स्लो होता है। तो ये कम, इसकी रेंज होती है 256 केबी से 1 MB तक।
इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। और जब L1 में डाटा नहीं मिलता सीपीयू को, तब वो L2 में देखता है उस डाटा के लिए। फिर आपका आता है L3, ये सबसे बड़ा होता है दोनों से, कैपेसिटी के मामले में दोनों सबसे बड़ा होता है और दोनों से स्लो भी होता है। L1 सबसे फास्ट, उसके बाद L2, और सबसे स्लो जो होता है वह L3 होता है, ठीक है। इसकी रेंज लगभग होती है 2 MB से 64 MB तक, ये देखिए। अच्छा, एक बार इसमें और नोटिस करिए आप, ये आपका सीपीयू है, ठीक है, इसकी ये एक कोर है, इसकी एक कोर है। इस कोर के पास अपना खुद का L1 L2 कैश है, इस कोर के पास अपना खुद का L1 एंड L2 कैश है, लेकिन जो L3 कैश है वो देखिए एक ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो L3 है वो शेयर होता है दोनों कोर के बीच में। L3 जो है वो शेयर होता है। तो मान लीजिए इस कोर को डाटा चाहिए इस कोर से, या इन दोनों कोर को आपस में डाटा जो है कंट्रीब्यूट करना है या शेयर करना है, तो वो L3 की वजह से होगा। अगर इन कोर्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है तो L3 इनके कोऑर्डिनेशन में भी काम करता है, और L3 है सारे कोर्स में बीच में शेयर रहता है। L1 L2 तो इनका खुद का प्राइवेट है, लेकिन L3 जो है वो सारे कोर्स शेयर करते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन में भी मदद करता है, ठीक है। अगर जितने भी अंदर वाले कोर हैं सीपीयू के, उनके कोऑर्डिनेशन में भी मदद करता है। तो L3 हेल्प इन कोऑर्डिनेट डाटा बिटवीन सीपीयू कोर्स, ठीक है। अगर उन्हें आपस में डाटा इधर उधर करना है तो उसमें L3 मदद करता है। अब रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि जैसे सीपीयू है, सीपीयू के कोर के अंदर ही होता है रजिस्टर मेमोरी। बहुत ही छोटी मेमोरी होती है और बहुत ही तेज होती है। मतलब सबसे तेज मेमोरी हम लोग अगर कंप्यूटर में कहेंगे तो रजिस्टर होगी, और सबसे छोटी मेमोरी कहेंगे तो वो भी रजिस्टर होगी। ये वेरी स्मॉल होती है और सबसे तेज होती है, क्योंकि ये सीपीयू के कोर के अंदर बैठी है। सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होगा तो तुरंत रजिस्टर से ले लेगा, ठीक है। तो इसमें होल्ड क्या करती है, इट होल्ड अ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग एट द एग्जैक्ट मोमेंट। जो भी डाटा सीपीयू रन कर रहा है, सीपीयू को तुरंत कोई डाटा चाहिए होगा, वो डाटा कौन होल्ड करता है? वो डाटा होल्ड करता है आपका रजिस्टर। जो सीपीयू को तुरंत डाटा चाहिए होगा, जो जिस पे वो काम कर रहा है सीपीयू, उसका डाटा इंस्ट्रक्शन कौन होल्ड करेगा? आपका रजिस्टर, ठीक है। तो ये कैश मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और रैम से तो 1000 टाइम फास्टर होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अच्छा, हम लोग को चाहिए क्यों? हम लोग को रजिस्टर क्यों चाहिए? हमारे पास कैश और रैम तो था ही। देखिए, कंप्यूटर में बहुत सारे मिलियन और बिलियन प्रोग्राम जो होते हैं ना, कैलकुलेशन पर सेकंड होते हैं। अगर आपका जो सीपीयू है, आपका कंप्यूटर है, वो रैम और कैश के लिए रैम और कैश के लिए वेट करेगा कि वहां से डाटा उठा लें, रैम से उठा लें कि कैश से डाटा उठा लें, तो स्लो हो जाएगा आपका कंप्यूटर। आपका कंप्यूटर की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर को फास्ट रखने के लिए रजिस्टर का यूज होता है, ताकि उसे रैम और कैश का वेट ना करना पड़े। सीपीयू परफॉर्म मिलियन और बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड। तो मेंटेन द स्पीड को अपनी मेंटेन रखने के लिए सीपीयू नीड अ स्टोरेज लोकेशन दैट इज जस्ट एज फास्ट, ठीक है। सबसे फास्ट लोकेशन चाहिए रहेगी उसे, अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड मेंटेन रखी है, अगर आपके कंप्यूटर को फास्ट रखना है, ठीक है। तो इसीलिए रजिस्टर का यूज होता है। अब देखिए, जो सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं वो कई पार्टों में डिवाइड होते हैं। मतलब हर पार्ट का अलग अलग काम होता है, जैसे प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन काउंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, एमबीआर, एमएआर। इनका काम देख लेते हैं, ठीक है। सीपीयू के अंदर, रजिस्टर के अंदर बहुत से काउंटर होते हैं, बहुत से पार्ट होते हैं जो अपना अलग अलग काम करते हैं। तो उन्हें हम लोग कह सकते हैं टाइप ऑफ रजिस्टर। जैसे पीसी है, ये है होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मतलब जो भी सीपीयू को नेक्स्ट काम करना है, सीपीयू को जो अगला काम करना है, उसका इंस्ट्रक्शन कौन होल्ड करता है? आपका पीसी काउंटर। जो आईआर है, जो सीपीयू इस टाइम काम कर रहा है, उसका इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है, मतलब उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो सीपीयू इस टाइम काम कर रहा है प्रेजेंटली। फिर एमएआर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। जो भी डाटा आना है कहाँ से, मेमोरी से, उसका एड्रेस स्टोर करता है। स्टोर मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच डाटा मस्ट बी फेच्ड, जहाँ से डाटा आना है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। एमडीआर, मेमोरी डाटा रजिस्टर। और जो डाटा आएगा उस डाटा को कौन स्टोर करता है? एमडीआर, स्टोर एक्चुअल डाटा फ्रेश फ्रॉम मेमोरी। जो डाटा आया है मेमोरी से, उसे स्टोर करता है एमडीआर। अब आपके सीपीयू के अंदर होता है एएलयू। एएलयू बहुत से अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, तो उनका रिजल्ट कौन स्टोर करता है?
एक्यूमुलेटर। फिर आता है एक जनरल पर्पस रजिस्टर। जो भी आपके छोटे मोटे रिजल्ट होते हैं, टेम्परेरी रिजल्ट होते हैं, उन्हें कौन स्टोर करता है? टेम्परेरी आउटपुट और रिजल्ट को कौन स्टोर करता है? आपका जनरल पर्पस रजिस्टर। फिर आता है स्टेटस रजिस्टर या फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो ये सीपीयू सिग्नल देता है कि कौन सा काम करना है, इसके बाद कौन सा काम करना है, इसके पहले कौन सा काम किया। ठीक है, सीपीयू को डिसीजन मेकिंग में कौन मदद करता है? सीपीयू को डिसीजन मेकिंग में मदद करता है आपका फ्लैग या स्टेटस रजिस्टर, कि अब कौन सा काम करना है अब अगला। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? देखिए, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की देखिए स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा नहीं थी। वो मेनली इसलिए यूज होती थी कि आपके कंप्यूटर का प्रोग्राम रन कर सके। लेकिन आपके कंप्यूटर की फाइल सेव कहाँ होंगी? आपके वीडियो सेव कहाँ होंगे? आपकी मूवी सेव कहाँ होंगी? आपके गाने सेव कहाँ होंगे? वो होंगे आपके सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती है जो सारा डाटा सेव करती है आपके कंप्यूटर का। आपके वीडियो हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, एप्लीकेशन हो गए, फाइल हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वो सारा कहाँ सेव होगा? सेकेंडरी मेमोरी में। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी या फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब कि आप पावर ऑफ कर देंगे कंप्यूटर के अपने, तब भी मेमोरी बनी रहेगी। ठीक है, आप जब आप अपने लैपटॉप बंद कर देते हैं या सीपीयू बंद कर देते हैं, तो आपके हार्ड डिस्क डाटा चला थोड़ी जाता है। गेम, आपके मूवी, आपके गाने, आपके वीडियो, आपके डॉक्यूमेंट बने रहते हैं ना, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसमें डाटा बना रहता है पावर ऑफ के बाद भी। अब कितने तरह की सेकेंडरी मेमोरी होती है? ठीक है, मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्टिकल, फ्लैश, क्लाउड। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली आती है मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज का मतलब है ये मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करती है डाटा को स्टोर करने के लिए। ये मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करती है डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इसका पहला टाइप है एसडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, ये देखिए आपके हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपके अब भी कंप्यूटर में यूज होती है और पहले तो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा यूज होती थी। हार्ड डिस्क ड्राइव कुछ ऐसी दिखती है और अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। तो ये एक मैग्नेटिक प्लेट लगी रहती है इसके अंदर। ठीक है, ये घूमती है। ये मैग्नेटिक प्लेट है, मैग्नेटिक कोटिंग की प्लेट है, और ये इसकी आर्म है। ये रीड और राइट करती है। एक तरीके से समझ लीजिए पेन है। जब ये घूमती है तो ये इसका आर्म जो है इस पर रीड और राइट करती है, डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, तो ये होती है आपकी हार्ड डिस्क। ये पूरा मैकेनिकल पार्ट है। ये पूरा मैकेनिकल पार्ट है। तो ये जब घूमता है तो नॉइज़ भी होती है इससे। आप जब इसे यूज़ करेंगे तो इससे नॉइज़ भी करेगा। पुराने कंप्यूटर जब ये हार्ड डिस्क चलती थी तो काफ़ी नॉइज़ आती थी पहले। और दूसरी बात, क्योंकि ये मैकेनिकल पार्ट सब लगा हुआ है तो एक डर ये भी बना रहता है कि मान लीजिए आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप या हार्ड डिस्क आप हाथ पकड़े हुए हैं, अगर ये गिर गया तो इसका मैकेनिकल पार्ट टूट सकता है। तो ये बहुत आराम से डैमेज हो जाती है। हार्ड डिस्क में सबसे बड़ा डर यही है कि डैमेज बहुत आराम से हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं। ये नॉन वोलेटाइल तरह की मेमोरी होती है। ठीक है, मेनली कैपेसिटी इसकी 500 से 1 जीबी तक होती है, एक दो टीबी तक। ये नॉइज़ बहुत करती है क्योंकि मैकेनिकल पार्ट होते हैं इसमें। ये चीपर होती है एसएसडी से, और डैमेज का खतरा रहता है क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट होते हैं, वो टूट सकते हैं। ठीक है, और जितनी तेज ये घूमेगी उतनी तेज इसकी स्पीड रहेगी। ठीक है, तो इसकी रोटेशनल स्पीड में लगभग, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 5400 आरपीएम या 7200 आरपीएम। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आरपीएम होगी उतनी ज़्यादा स्पीड रहेगी इसकी, उतनी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इसका। और जो इसमें डाटा स्टोर होता है ना, वो टाइनी मैग्नेटिक पार्टिकल्स में स्टोर होता है। तो ये रही आपकी एसएसडी। आजकल बहुत कम यूज़ होती है, इसे अब जो है मेनली एसएसडी यूज़ होने लगी है, सॉलिड डिस्क ड्राइव। अब हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, ठीक है, ये मैग्नेटिक टेप, ये आपने पहले जो ऑडियो कैसेट देखी होंगी, जो गाने बजाने के लिए यूज़ होते थे। एक ऑडियो टेप आता था, उसके अंदर ये कैसेट पड़ती थी। ये मैग्नेटिक रिबन है। ये एक मैग्नेटिक रिबन है। इसके अंदर उसके ऊपर गाने स्टोर होते थे। ठीक है, इसकी दो साइड होती थी, एक साइड होती थी, दूसरी साइड होती थी। तो इसे हम लोग कहते थे दैट या डिजिटल ऑडियो टेप, और एक और आती है लीनियर टेप ओपन। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप इज अ लॉन्ग प्लास्टिक रिबन कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, और इसी में सारा डाटा जो है स्टोर होता था पहले। अब तो यूज़ होती नहीं ज़्यादातर ये।
हाँ, बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। उसका देखते हैं हम लोग फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये देखिए फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आपकी, ठीक है, ये एक स्क्वायर शेप में होती है। ये 5.25 इंच की है और ये 3.5 इंच की है। इसके ऊपर ये प्लास्टिक का कवर है और इसके अंदर जो है मैग्नेटिक प्लेट रहती है और उस मैग्नेटिक प्लेट सर्कुलर मैग्नेटिक प्लेट रहती है। इसे हम लोग ट्रैक कहते हैं। वो सेक्टर में डिवाइड होती है, ठीक है। तो इन्हीं सेक्टर में डाटा स्टोर होता था। तो जो आपकी फ्लॉपी डिस्क है, ये पोर्टेबल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। बहुत ही थिन टाइप की होती है और उसके ऊपर प्लास्टिक कवर चढ़ा रहता है। इसके अंदर जो ट्रैक होते हैं, सर्कुलर ट्रैक होता है, वो सेक्टर में डिवाइड होता है, उसी के अंदर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। ये जेम्स रसल ने 1966 में बनाई थी और बहुत ही मामूली मेमोरी होती है। ये देखिए ना, इस फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी मात्र 1.4 MB है, बहुत छोटी, ठीक है। अब तो यूज ही नहीं होती। पहले आपके कंप्यूटर्स जो आते थे उसमें एक स्लॉट होता था इन्हें इंसर्ट करने का। जैसे आपने क्या अभी के कंप्यूटर्स में आपने देखा होगा सीडी का स्लॉट होता है, वैसे ही पहले कंप्यूटर आता था जिसमें मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क का स्लॉट होता था इन्हें इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। बहुत ही लो कैपेसिटी की होती है, बहुत ही इजीली डैमेज हो जाती है, बहुत छोटी कैपेसिटी की होती है, ठीक है। फिर आया आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज। मेनली आजकल यही यूज होता है। इसका नाम सॉलिड स्टेट क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, कोई मूविंग या मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। ये तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चिप है, ये एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक चिप है और ये हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा फास्ट और ड्यूरेबल भी है, ठीक है। इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो मेनली फ्लैश मेमोरी सेल में होता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी सेल में होता है। ये बहुत तेज और बहुत फास्ट और बहुत ड्यूरेबल भी है, ठीक है। तो इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, तो इसमें डैमेज होने का डर भी नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड होती है, कोई कोई नॉइज़ नहीं होती क्योंकि कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, बहुत ड्यूरेबल है, पावर कंज्यूम कम करती है, है ना। लेकिन ये एक्सपेंसिव होती है। ये हार्ड आपकी जो एसएसडी है, ये हार्ड डिस्क से बहुत एक्सपेंसिव होती है। आप देखिएगा, इसके प्राइस देखिएगा, ये आपके हार्ड डिस्क से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इसमें जैसे साटा, M2 और NVMe ये कुछ फॉर्मेट हैं आपके एसएसडी के। इस टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे NVMe SSD है, एक टाइप है SSD का फॉर्मेट। अगर हम लोग PCIe स्लॉट के ऊपर से यूज़ करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा फास्ट है इस टाइम, वो सबसे ज़्यादा फास्ट SSD होगी। ये एक तरह का स्लॉट है और ये एक तरीके का फॉर्मेट है SSD का। ये देखिए, ये NVMe आपकी जो है SSD है। ये थोड़ी बड़ी SSD होती है स्क्वायर टाइप की। इसमें साटा पोर्ट यूज़ होता है, इसमें साटा पोर्ट यूज़ होता है। साटा पोर्ट मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। NVMe का फुल फॉर्म होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस और PCIe का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस। तो ये M2 साटा, ये M साटा। अब देखते हैं हम लोग ऑप्टिकल स्टोरेज। ऑप्टिकल स्टोरेज में आपने देखा होगा CD डिस्क, DVD, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। तो इसमें डाटा राइट और रीड करने के लिए हम लोग लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। इसमें डाटा हम लोग भरने के लिए, ठीक है, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। तो इसमें आता है आपका CD, ये मेनली 700 MB तक की होती थी। फिर आया आपका DVD, थोड़ी कैपेसिटी बढ़ गई इसकी, वो 4.7 GB से 8.5 GB तक हो गई। फिर ब्लू रे डिस्क, इसकी और ज़्यादा कैपेसिटी हो गई, 25 GB से 50 GB तक, ठीक है। तो ये 1982 में आई थी। फिर 1995 में DVD आ गई और फिर 2006 में जो है आपकी ब्लू रे डिस्क आ गई। तो मेनली आप जैसे फिल्म के लिए, आपने गेमिंग के लिए आपने देखा होगा इन चीज़ों का यूज़ होता था पहले, अब तो बहुत कम होता है। अब तो पेन ड्राइव हो गई है, तब से SD कार्ड हो गए, तब से इनका काम बहुत कम हो गया है। तो आपके पहले कंप्यूटर में और लैपटॉप में एक डिस्क ड्राइव आती थी, एक साइड में स्लॉट होता था इन्हें इंसर्ट करने के लिए। अब तो आजकल नए लैपटॉप में तो इनके लिए स्लॉट भी नहीं है। आजकल के नए लैपटॉप में तो यहाँ स्लॉट भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये आपकी जो डिस्क है, देखिए ये डिस्क है जी आपकी, इसमें जो है पिट और लैंड होते हैं, अंदर छोटे छोटे पिट और लैंड होते हैं, इन्हीं में आपका डाटा स्टोर होता है। इन्हीं टिनी और पिट्स लैंड में आपका जो है डाटा स्टोर होता है। और डाटा स्टोर किसकी वजह से होता है? लेजर बीम का यूज़ करते हैं डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये चीप है, पोर्टेबल है, थोड़ी स्लो होती थी। और आजकल जब से USB आ गई है
और या ऑनलाइन स्टोरेज आ गए हैं, तब से इनका काम बहुत कम हो गया है। अच्छा, इसमें एक टर्म मैं बताता हूँ आपको, जैसे बर्न या बर्निंग। जब हम लोग पहले कंप्यूटर में इन्हें राइट करते थे, मतलब इनमें डाटा डालते थे, इन सीडी ड्राइव में, सीडी डिस्क में जब डाटा को हम लोग राइट करते थे, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते थे बर्निंग, कि हम सीडी बर्न कर रहे हैं। सीडी बर्न का मतलब क्या है, कर रहे हैं कि सीडी में डाटा डाल रहे हैं, सीडी में डाटा को राइट कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बर्निंग। फ्लैश स्टोरेज, ठीक है, तो ये जैसे आपकी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ठीक है, ये सब फ्लैश स्टोरेज के पार्ट है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो होती है इप्रोम। मैंने हम लोग ने पीछे पढ़ाई थी अभी कि एडवांस इप्रोम, वो मैम टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। तो इसमें हम लोग डाटा डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, आप पेन ड्राइव में डाटा डाल भी सकते हैं बहुत आराम से, और पेन ड्राइव से डाटा डिलीट भी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल है पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव, इंटरनल एसएसडी, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये थोड़ी पोर्टेबल होती हैं, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, फास्ट होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, नॉन वोलेटाइल होती हैं, और पावर भी कम कंज्यूम करती हैं। फिर आपका आता है क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, अब जो है आज के टाइम हम लोग ज़्यादातर क्लाउड स्टोरेज का भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया है। क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि जो आपका डाटा है वो ऑनलाइन सेव कर देते हैं आप लोग। आप अपना डाटा जो है ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, वो कहीं एक सर्वर होता है, कहीं एक सर्वर होगा, वहाँ पर वो सेव हो जाएगा वो डाटा। वहाँ डाटा जब सेव हो जाएगा तो आप कहीं भी बैठ के ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना कंप्यूटर खोलेंगे, लॉगिन करेंगे, और फिर वो डाटा दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो आपने डाटा ऊपर सर्वर में सेव कर दिया है, वो आप डाटा कहीं भी बैठ के, कहीं से भी आप दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई फिजिकल पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क लेके घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डाटा क्लाउड में है, मतलब सर्वर में है। तो आप डाटा कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड से उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाउड स्टोरेज इज ऑनलाइन स्टोरेज सिस्टम वेयर डाटा इज स्टोर्ड एंड रिमोट सर्व एक्सेस विया इंटरनेट। आप इंटरनेट से डाटा वो सेव कर दीजिए, और आपके वो क्लाउड में चला गया। मतलब क्लाउड का मतलब वहाँ एक सर्वर है जहाँ पर आपका डाटा सेव हो गया, और फिर आप उसे कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल है गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, आई क्लाउड। ठीक है, ये सब इसके क्लाउड स्टोरेज के एग्जाम्पल है। तो आप जब इसमें क्या होता है कि आपको पैसा देना होता है, आपको जैसे आपने 15 GB स्पेस खरीद लिया, तो आप 15 GB तक का डाटा इसमें सेव कर सकते हैं, आप अपलोड कर सकते हैं, और उसे कहीं भी बैठ के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एसेसिबल फॉर एनीवेयर। आपको कोई भी फिजिकल ड्राइव की जरूरत नहीं होगी, बस आप लॉगिन करिए और डाटा यूज़ कर लीजिए। जो कर इंटरनेट डाटा स्टोर ऑन अ रिमोट डाटा सेंटर एंड वेरी हाई कैपेसिटी। ठीक है, तो ये सब इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर आती है आपकी वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी होती क्या है, देखिए समझते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी। देखिए, आपकी रैम जो होती है कि मेमोरी 4 GB, 8 GB, 16 GB। ठीक है, और कभी कभी रैम को बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम, बहुत बड़े गेम, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर रन करने पड़ते हैं, तो रैम को अपनी जो है मेमोरी खाली करनी पड़ती है। तो रैम क्या करती है उस टाइम, आपके हार्ड डिस्क की मेमोरी यूज कर लेती है एज अ वर्चुअल स्पेस, जहां वो आपका जो अनयूज डाटा है, मतलब जो डाटा यूज नहीं हो रहा है, जो इनएक्टिव है, वहाँ वहाँ वो वहां पर सेव कर देती है, और जब वापस जरूरत होती है तो वहां से उठा लेती है। ऐसे समझिए। देखिए, रैम है, रैम के पास लिमिटेड मेमोरी है, तो वो क्या करेगी, जो डाटा यूज नहीं हो रहा है, सीपीयू को जो डाटा नहीं चाहिए, वो क्या करेगी, उसे आपकी हार्ड डिस्क में एक मेमोरी बना देगी, वर्चुअल मेमोरी, वहां उसे सेव कर देगी। ठीक है, जो डाटा यूज नहीं हो रहा है, और जब भी चाहिए होगा वापस तो वापस ले लेगी। उसी को हम लोग वर्चुअल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि हार्ड डिस्क तो आपकी बहुत बड़ी होती है, 500 GB, 1 TB। ठीक है, तो इसके पास बहुत मेमोरी है हार्ड डिस्क के पास, तो उससे थोड़ा सा स्पेस उधार ले लिया कि हमें भैया थोड़ा स्पेस दे दो अपना सामान रखने के लिए। तो थोड़ा पे स्पेस दे दो हमें सामान रखने के लिए, तो थोड़ा सा जो अपना थोड़ा सा डाटा है जो यूज नहीं हो रहा है, उसने वर्चुअल मेमोरी को दे दिया, और जब भी जरूरत पड़ेगी तो वहां से वापस ले लेगी। ठीक है, यही तरीका होता है वर्चुअल मेमोरी का। वर्चुअल मेमोरी is a memory management technique in which operating system use a part of secondary memory as an extension of RAM। ठीक है, इसमें रैम को एक्सटेंड कर देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी यूज करके रैम को थोड़ा और बना देते हैं, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी के थ्रू। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, अब जो भी डाटा इसमें सेव हो रहा है,
आपकी वर्चुअल मेमोरी में जो भी डाटा सेव हो रहा है यहाँ पर जो फाइल बननी है उसकी, जो हार्ड डिस्क में उसकी फाइल बननी है, उसे हम लोग कहेंगे पेज फाइल या स्वैप फाइल। ठीक है, जो भी डाटा सेव हो रहा है आपका हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी के अंदर, वो एक फाइल के अंदर हो रहा है। उस फाइल को क्या कहेंगे? पेज फाइल या स्वैप फाइल। पेज फाइल हम लोग विंडो में बोलते हैं, विंडो प्रोग्राम्स में बोलते हैं, और स्वैप फाइल हम लोग लाइनक्स या फिर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो तो वहां पर हम लोग उसे स्वैप स्पेस कहते हैं उस फाइल का नाम को। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका सिस्टम क्रैश नहीं करता। आपकी रैम कम है तो आपका सिस्टम नहीं क्रैश करता है। आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप बड़े प्रोग्राम रन कर सकते हैं, लार्ज प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर रैम आपकी छोटी है तब भी आप बड़े प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो और जैसे आउट ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम होती है ना, जैसे आपकी रैम बहुत छोटी है, आउट ऑफ मेमोरी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर आपकी रैम लो है तो रैम क्या बना लेगी? वर्चुअल मेमोरी। और वही वर्चुअल मेमोरी जो इनएक्टिव डाटा है वो उसे स्टोर कर लेगी। ठीक है, समझ गए होंगे ना? अब दो टर्म और देख लेते हैं, एक है पेजिंग और एक है स्वैपिंग। पेजिंग क्या होती है? देखिए, जब आपकी रैम आपकी वर्चुअल मेमोरी में पेज या कोई छोटी फाइल, कुछ पेजेस या फाइल स्टोर करे तो वो होगा पेजिंग। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटी कुछ फाइल्स या कुछ पेज ही बस उसने फिक्स्ड पेजेस या कुछ फाइल ही जो है आपकी वर्चुअल मेमोरी में सेव कर दिए गए। तो कुछ फाइल और कुछ पेज सेव किए हैं तो थोड़ी फास्ट भी होगी, है ना? मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल फिक्स्ड साइज पार्ट कॉल्ड पेजेस। ओनली द रिक्वायर्ड पेजेस आर मूव्ड बिटवीन रैम एंड डिस्क। जो रिक्वायर्ड पेजेस या कुछ रिक्वायर्ड फाइल ही हैं वो आपकी रैम से डिस्क में मूव करती हैं, तो ये फास्ट होता है। स्वैपिंग क्या होती है? स्वैपिंग में क्या होता है कि पूरा प्रोसेस या पूरा प्रोग्राम जो है रैम से डिस्क में मूव करता है। तो पूरा प्रोग्राम या पूरा प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी वाला होगा, मतलब काफ़ी एमबी या जीबी का हो सकता है ना? तो इसमें लगता है टाइम, ये स्लोअर होती है, स्लोअर ट्रांसफर होता है। तो स्वैपिंग में क्या होता है, हम लोग पूरा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या प्रोसेस ही है जो आपकी रैम से वर्चुअल मेमोरी की तरफ मूव करते हैं। जब हम लोग छोटी मोटी फाइल या कुछ पेजेस सिर्फ मूव करते हैं तो उसे कहते हैं पेजिंग, और ये थोड़ा फास्ट होता है। अब बफर मेमोरी क्या होती है? देखिए, बफर मेमोरी एक तरीके की टेम्परेरी मेमोरी होती है। बफर मेमोरी एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा जाता है तो बीच में एक छोटा सा एक मेमोरी का पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं बफर मेमोरी, जहां पर वो डाटा स्टोर हो जाता है तब तक के लिए। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए प्रिंटर है, प्रिंटर से एक सीपीयू कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरा सीपीयू कनेक्टेड है, ठीक है, एक लैपटॉप कनेक्टेड है, एक तीन चार चीजें कनेक्टेड है। अब प्रिंटर को इसने फाइल दी कि ये प्रिंट कर दो, ये फाइल दी प्रिंट कर दो, इसने फाइल दी प्रिंट कर दो, एक फोन ने फाइल दे दी कि जाओ प्रिंट कर दो। तो प्रिंटर के पास चार फाइलें आ गई। लेकिन प्रिंटर तो एक एक करके फाइल प्रिंट करेगा ना, चारों एक साथ थोड़ी ना प्रिंट कर देगा। तो जो बची हुई तीन फाइलें हैं वो कहाँ स्टोर होंगी? वो बफर मेमोरी में स्टोर होंगी। वही बफर मेमोरी स्टोर होंगी, क्योंकि प्रिंटर तो धीमे धीमे एक एक करके फाइल प्रिंट करेगा, लेकिन उसे कमांड चार मिल गए कि चार फाइलें प्रिंट करनी है तुम्हें। तो लेकिन जो बची हुई तीन फाइलें हैं वो बफर मेमोरी में स्टोर होकर होंगी। यही आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, यही इसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? जब एक एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस से डाटा जाता है तो वो कुछ देर के लिए बीच में होल्ड होता है एक टेम्परेरी मेमोरी में। उसी मेमोरी को हम लोग कहते हैं बफर मेमोरी। उसी मेमोरी को हम लोग कहते हैं बफर मेमोरी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बफर मेमोरी का। जब आप यूट्यूब वीडियो प्ले करते हैं, ठीक है, आप जब भी यूट्यूब वीडियो प्ले करते हो तो आपने देखा होगा आपके वीडियो प्ले करते हैं वो पहले से थोड़ा बहुत लोड हो जाता है। ठीक है, आपका जो यूट्यूब वीडियो है पहले से ही थोड़ा जल्दी से लोड हो जाता है ताकि वो बीच में अटके ना, आपका वीडियो बफर ना करे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो वीडियो होता है वो पहले से बहुत सारा डाटा, वीडियो का बहुत सारा डाटा डाउनलोड करके पहले ही बफर मेमोरी में स्टोर कर लेता है, रैम में। ठीक है, बफर मेमोरी में रैम का यूज होता है। ठीक है, ताकि आपका वीडियो स्ट्रीमिंग रुके ना, बफर ना करे। देखिए, ये बफर का सिंबल है, तो आप समझ गए होंगे बफर का मतलब। तो बफर मेमोरी इज अ टेम्परेरी स्टोरेज यूज्ड टू होल्ड द डाटा व्हाइल इट्स बीइंग
ट्रांसफर बिटवीन टू डिवाइसेस और प्रोसेस दैट ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज मेनली ज़्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग में, ऑडियो प्लेबैक में, फाइल ट्रांसफर में, कीबोर्ड इनपुट में, या फिर नेटवर्क कम्युनिकेशन में करते हैं। ठीक है, तो इसका आपकी जो है डाटा एक स्मूथ फ्लो हो सके, इसलिए बफर मेमोरी का यूज होता है। अब मेमोरी हायरार्की समझते हैं। देखिए, ये आपकी मेमोरी होगी नीचे सेकेंडरी मेमोरी, ये सब सेकेंडरी मेमोरी हो गई, और ये सब हो गई प्राइमरी मेमोरी, और ये सब सेकेंडरी मेमोरी हो गई। सीपीयू के सबसे पास कौन सा होता है? रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, देख रहे हैं, वैसे वैसे कैपेसिटी घटती जाएगी, क्योंकि रजिस्टर जो है वो सबसे छोटा होता है, फिर कैश उससे बड़ा, फिर मेन मेमोरी उससे बड़ी, फिर मैग्नेटिक डिस्क उससे बड़ी, ऑप्टिकल डिस्क उससे उससे बड़ी, और मैग्नेटिक टेप उससे बड़ा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, वो कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब कैपेसिटी घटती जाएगी, और नीचे जब आएंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, नीचे आएंगे जो कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अच्छा एक बात और, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो आपको पता होगा ना कि रजिस्टर महंगा होता है, बहुत रजिस्टर बहुत महंगा होता है। उसके बाद कैश भी बहुत उससे ज़्यादा महंगा, उससे कम महंगा कैश होता है, फिर मेन, फिर मैग्नेटिक, फिर ऑप्टिकल डिस्क। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे इस मेमोरी हायरार्की में, ठीक है, जैसे मतलब जैसे जैसे हम लोग सीपीयू के पास जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग सीपीयू के पास जाएंगे मेमोरी में, कॉस्ट इंक्रीज करती जाएगी, और जैसे जैसे सीपीयू से दूर आएंगे कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज करती जाएगी। मतलब जो आपकी मेमोरी सीपीयू से बहुत दूर है, सेकेंडरी मेमोरी, वो सस्ती होगी, और जो मेमोरी सीपीयू के बहुत पास है वो बहुत महंगी होगी। जो सीपीयू के सबसे पास मेमोरी है वो सबसे छोटी होगी, और जो सीपीयू सबसे दूर मेमोरी है, आपके प्रोसेसर से सबसे दूर मेमोरी है, वो सबसे बड़ी होगी। तो कैपेसिटी के मामले में सबसे दूर है, ठीक है, वो सबसे बड़ी होगी, वो जीबी टीबी में होगी, और जो सबसे पास में है वो सबसे छोटी होगी, केबी में होगी, लेकिन वही सबसे महंगी भी होगी। ठीक है, और जो सबसे पास में होगी वो सबसे फास्ट भी होगी। ठीक है, तो ऐसा समझिए, जितना ज़्यादा फास्ट उतना ज़्यादा कॉस्टली, और उतनी कम कैपेसिटी। जितना ज़्यादा फास्ट उतनी ज़्यादा महंगी और उतनी कम कैपेसिटी। ठीक है, और जितनी स्लो होगी उतनी कम चीपर होगी, और उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी। ठीक है, जो स्लो होगी वो सस्ती होगी और उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जो फास्ट होगी वो महंगी होगी और उसकी कैपेसिटी कम होगी। कैपेसिटी कम ज़्यादा क्यों है? देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग कैपेसिटी ज़्यादा कर देंगे ना तो आपका कंप्यूटर महंगा हो जाएगा। ठीक है, आप अगर हम लोग कॉस्टली वाले में आपकी कैपेसिटी ज़्यादा कर देंगे तो आपका लैपटॉप महंगा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये होती है कंप्यूटर हायरार्की। आप कंप्यूटर कुछ बेसिक यूनिट समझ लेते हैं, जैसे बिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की मेमोरी की, वो होती है बिट। इसमें 0 1 आते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग 4 बिट को मिला दें तो उसे हम लोग निबल कहते हैं। अगर 4 बिट को मिला दें तो उसे हम लोग निबल कहते हैं। उसके बाद आता है आपका बाइट, ये मिलता है 8 बिट से मिलके। जब 8 बिट मिलती है तब बनता है एक बाइट। ठीक है, अच्छा एक बात समझिए, एक बिट एक बाइट में 8 बिट होते हैं, और एक बिट में 0 या 1 होता है। ठीक है, तो एक बिट में 2 स्टेट होती है, 0 या 1, और टोटल कितने बिट होते हैं एक बाइट में? 8। तो कितने कॉम्बिनेशन हुए? 2 की पावर 8, तो टोटल 256। इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि 256 का क्या मतलब है कि एक बिट के अंदर, एक बाइट के अंदर 0 से लेकर 256 तक, 255 तक कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। एक बाइट के अंदर 0 से लेकर 255 तक कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बाइट में कितने नंबर आ सकते हैं, क्या रेंज होगी, तो उसकी रेंज होगी 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, एक बाइट की रेंज कितनी होगी? 0 से लेकर 255 तक। उससे बड़ी होती है आपकी किलोबाइट। ठीक है, इसमें 1024 बाइट होती है। फिर उससे बड़ी होती है आपकी मेगाबाइट, MB, इसमें 1024 किलोबाइट होती है। फिर आती है गीगाबाइट,
उसके बाद टेराबाइट जिसमें 1024 गीगाबाइट होती है, फिर पेटाबाइट जिसमें 1024 टेराबाइट होती है। ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है, 1 मेगाबाइट में 1024 केबी होती है, जिसे हम लोग 1 मिलियन बाइट भी कहते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी होते हैं, जिसे हम लोग 1 मिलियन बाइट कहते हैं। और 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होती है, जिसे हम लोग ट्रिलियन बाइट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 मिलियन बाइट में क्या होता है, तो वो 1 एमबी के बराबर होता है। 1 बिलियन बाइट किसके बराबर होता है? वो 1 जीबी के बराबर होता है। 1 ट्रिलियन बाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट के बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये आपका चार्ट हम लोग देख लेते हैं कि देखिए 1 बिट में 0 या 1, ठीक है। एक निबल किसके बराबर होता है? 4 बिट के बराबर या फिर आधी बाइट के बराबर। फिर उससे बड़ा आता है, एक बाइट में 8 बिट होती हैं, एक किलो बाइट में 1024 बाइट होती है, फिर एक मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होती है। वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, एक टेरा बाइट में 1024 गीगा बाइट होती है, एक पेटा बाइट में 1024 टेरा बाइट होती है, एक हेक्सा बाइट में 1024 पेटा बाइट होती है, और फिर एक जीटा बाइट में 1024 हेक्सा बाइट होती है। तो इसका आप सिक्वेंस याद रखिएगा कि मेगा बाइट के बाद गीगा बाइट टेरा बाइट के बाद पेटा बाइट के बाद हेक्सा बाइट और हेक्सा बाइट के बाद जीटा बाइट। ठीक है, जो आपके घर में कंप्यूटर लगे होते हैं उनकी मेनली मेमोरी पेटाबाइट तक होती है। फिर जो है आपके जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो उनमें पेटाबाइट और हेक्साबाइट आते हैं, एक्साबाइट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एमबीपीएस और एमबीपीएस। देखिए पहले एक चीज समझिए हम लोग। देखिए ये छोटा बी है, जैसे हम लोग समझेंगे बिट, यह है बिट। और जो बड़ा बी है यह है बाइट। जो बड़ा बी है वो है बाइट, ये बड़ा होता है, इसमें 8 बिट होती है। और छोटा बी है ये होता है बिट, सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, अब देखिए ये एक एमबीपीएस है, ये छोटा बी है, ये मेगा बिट पर सेकंड है, और ये एमबीपीएस है, ये मेगा बाइट पर सेकंड है। तो एमबीपीएस है वो स्पीड शो करने के लिए होता है यूज, इंटरनेट की स्पीड। अगर आप अपने घर पे कहते हैं कि मेरे घर में 200 एमबीपीएस का इंटरनेट लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है, या फिर 100 एमबीपीएस का इंटरनेट लगा हुआ है, 300 एमबीपीएस का इंटरनेट लगा है, तो ये कंप्यूटर की स्पीड बता रहा है, आपके इंटरनेट की, सॉरी, आपके इंटरनेट की स्पीड बता रहा है कि आपका इंटरनेट इतना फास्ट है। ठीक है, आपका इंटरनेट इतना फास्ट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है 200 एमबी की फाइल पर सेकंड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, अभी समझाता हूँ कैसे। फिर आता है एमबीपीएस, मेगा बाइट्स पर सेकंड। ये शो करता है डाउनलोडिंग स्पीड, आपके कंप्यूटर की फाइल ट्रांसफर या फाइल कॉपी या फाइल डाउनलोडिंग स्पीड कितनी है। जैसे 25 एमबीपीएस फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है, तो मतलब 25 एमबी की फाइल पर सेकंड डाउनलोड हो रही है। ठीक है, यहाँ वो फाइल की बात हो रही है, और यहाँ पर इंटरनेट स्पीड की बात हो रही है। ये देखिए ये स्पीड टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ स्पीड किस में आ रही है? एमबीपीएस, छोटा बी है, मेगा बिट्स पर सेकंड या छोटा बी है। और यहाँ पर जो ट्रांसफर या कॉपी या डाउनलोडिंग स्पीड कितने में आ रही है? एमबीपीएस, मेगा बाइट पर सेकंड। यहाँ पर फाइल कॉपी हो रही है या फिर फाइल ट्रांसफर हो रही है, और यहाँ पर हम लोग इंटरनेट की स्पीड देख रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके घर, आप कहते हैं कि हमारे घर में लगा है 200 एमबीपीएस का इंटरनेट, ठीक है, छोटा वाला भी याद रखिएगा, 200 एमबीपीएस का इंटरनेट, तो इससे पहले आप कन्वर्ट कर दीजिए एमबीपीएस में, इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, 200 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो फिर आएगा 25, 200 को 8 से डिवाइड करने का आएगा 25, और ये स्पीड है आपकी एमबीपीएस में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो नेट है, आपका जो स्पीड है वाईफाई की स्पीड, वो 225 एमबी पर सेकंड की फाइल डाउनलोड कर सकती है, मतलब 25 एमबी की फाइल पर सेकंड डाउनलोड कर सकती है। ठीक है, 25 एमबी की फाइल पर सेकंड डाउनलोड कर सकती है। अगर आपके घर में 200 एमबीपीएस का नेट लगा हुआ है तो वो 25 एमबी की फाइल पर सेकंड डाउनलोड कर सकता है। ये नहीं है कि 200 एमबी की फाइल पर सेकंड डाउनलोड करे। ये इंटरनेट की स्पीड बताता है, और ये डाउनलोडिंग की स्पीड है आपकी, ठीक है, ये एक्चुअल डाउनलोड स्पीड है आपकी। आप आपके घर में जो भी नेट लगा हो उसे 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपकी जो है एक्चुअल डाउनलोड स्पीड आ जाएगी। तो इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जो इंटरनेट कंपनीज हैं वो स्पीड अपनी एमबीपीएस में दिखाती है, मेगा बिट्स पर सेकंड में।
लेकिन फाइल की डाउनलोडिंग या जो स्टोरेज स्पीड है वो MB या GB में होती है। ठीक है, एक बात और समझिए, जो भी आप डाटा स्टोर करते हैं, आपकी जो भी स्टोरेज डिवाइस होगी, उसमें जो डाटा स्टोर होगा वो एक किसी फाइल के अंदर होगा, किसी फोल्डर को होगा, अंदर होगा। और हर स्टोरेज डिवाइस का एक मेन फोल्डर होता है। हर स्टोरेज डिवाइस का एक मेन फोल्डर होता है। उस फोल्डर को हम लोग कहते हैं रूट डायरेक्टरी। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर किसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग रूट डायरेक्टरी। और रूट डायरेक्टरी के अंदर बाकी फाइल, फोल्डर, ठीक है, सब कुछ आता है। ठीक है, बाकी सारे फाइल और फोल्डर उस रूट डायरेक्टरी के अंदर आते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस का मेन फोल्डर कहते हैं रूट डायरेक्टरी को। ठीक है, जैसे विंडो की रूट डायरेक्टरी हुई ये सी ड्राइव। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा मेमोरी का लेक्चर कर लिया है। इसे आप देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।